हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी अगर स्टूडेंट का एक सपना है, एक ड्रीम है कि मैं दुबई में जाकर लैब टेक्नीशियन का जॉब करूं, तो इस क्लास में आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। इस पूरी क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे शुरू से बिल्कुल इनिशियल से लेकर कि क्या प्रोसेस होगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसमें क्वेश्चंस कौन से आते हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, वहाँ पर जाके हमें सैलरी कैसे कितना मिलेगी और वहाँ पे हम लोग जॉब ढूंढ कैसे सकते हैं या हमें जॉब मिलेगा कैसे से लेकर वहाँ तक जॉब करने के बेनिफिट क्या होगा, ये सारा डिटेल जो है हम लोग इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और आपकी छोटी से छोटी डिटेल भी इस वीडियो में कवर होने वाली है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जिन स्टूडेंट्स को ये सपना है, ये ड्रीम है कि मैं जाके दुबई में या यूएई में जॉब करूं लैब टेक्नीशियन का, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स जो फार्मेसी से बिलोंग्स करते हैं, नर्सिंग से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की नौकरी करनी है वहाँ जा करके, या किसी अनदर स्ट्रीम के भी मेडिकल से होगी, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। बशर्ते क्या है कि मैं इसमें लैब टेक्नीशियन के बारे में बताना हूँ, आपको स्टेप सारे वही फॉलो करना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपने स्ट्रीम के लगेंगे बाद बाकी। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो जो है मैं इंडिया के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, इसमें मैं एक्सप्लेन इंडिया के स्टूडेंट का करूँगा, लेकिन ये वीडियो जो है बेनिफिशियल अच्छा है। कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से बिलोंग्स करता है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, भूटान से है, अगर उसको भी यूएई जाना है तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी होगी, या उसके यहाँ बस फर्क इतना होगा, डिफरेंट ये होगा कि आपके यहाँ जो है एग्जाम सेंटर कहीं और होगा। ऑल ओवर डॉक्यूमेंट जो है लगभग सब प्राइमरी ऐसे ही होंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लेने वाले हैं जानकारी यूएई में लैब टेक्नीशियन, एज ए लैब टेक्नीशियन, एज ए नर्सिंग स्टाफ या एज ए फार्मेसी स्टाफ जॉब करने के लिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डियर ऑल स्टूडेंट, मैं इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इनिशियल से। मैं यूएई से आपको स्टार्ट करता हूं। आपको जॉब कहां पे जाके करनी है? यूएई में। यूएई का जो फुल फॉर्म होता है वो है दैट इज द यूनाइटेड अरब अमीराट्स। क्या इसका फुल फॉर्म है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। देखिए यूनाइटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। ये अमीरात का मतलब क्या होता है? अमीरों की रात, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, जो अमीरों की सिटी हो उसे हम लोग अमीरात कहते हैं। एक्चुअल में जो यूएई है वो अमीरों की सिटी है। एक छोटा सा कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, वैसे ही यूएई भी क्या है, एक कंट्री है बस, बट उसकी क्षेत्रफल जो है बहुत ही कम है। ठीक है, तो पहले आपने जान लिया कि यूएई क्या है, कंट्री है, यानी एक देश है जहाँ पे हमें जाके जॉब करनी है, नौकरी करनी है, जैसे आप इंडिया में भी नौकरी करते हैं, किसी अदर कंट्री में भी नौकरी करते होंगे। अब एज सेम वे में पहले प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में एक कंट्री है, कंट्री में छोटे छोटे स्टेट भी बनाए गए हैं, जैसे कि यूपी है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, बिहार है, गुजरात है ना, ये सारे स्टेट्स के नाम हैं। साथ ही साथ इंडिया में स्टेट से भी छोटे स्टेट भी हैं जिनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, है ना, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लद्दाख है, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो वैसे ही क्योंकि यूएई जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, इसलिए वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट न बना करके एक यूएई में 7 जो है छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनको इमिरेट्स बोलते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? अमीरात कहा जाता है। यानी कि एक यूएई में कितने अमीरात हैं? 7 इमिरेट्स हैं, जिनको इंग्लिश में इमिरेट्स बोला जाता है और हिंदी में अमीरात बोला जाता है। क्या बोला जाता है बॉस? अमीरात। जैसे हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वैसे वहाँ अमीरात है, वहाँ स्टेट नहीं है यूएई में। इतनी सारी बातें समझ में आई। अब जो हमारे जैसे इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली है, वैसे यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। कहाँ पे है इसकी कैपिटल? अबू धाबी। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए मैं क्यों समझा रहा हूँ, अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसकी कंट्री, यूएई की कंट्री कैपिटल कहाँ पे है? अबू धाबी में है। और यहाँ पे अमीराट्स कितने हैं? 7 अमीराट्स हैं। अब जो एक हम लोग हमेशा जानते हैं, हमारे नाम पे भी होता है कि मुझे जॉब करने जाना है लैब टेक्नीशियन की दुबई में। कहाँ पे जाना है हमें जॉब करने? दुबई जानी है सर। तो ये दुबई जो है एक अमीरात है। वैसे ही जो एक अबू धाबी है, इसका कैपिटल भी है, इसकी राजधानी भी है और एक अमीरात भी है। वैसे ही दुबई भी क्या है? एक इसका अमीरात है, इमिरेट्स है इसका। समझ में आ गया सर? एक अमीराट्स हो गया अबू धाबी, दूसरा अमीराट्स हो गया दुबई। टोटल अमीरात कितना है यूएई में? 7 अमीराट्स हैं, 7 अमीरात हैं। एक तो हो गया अबू धाबी, दूसरा हो गया दुबई, और 5 और भी अमीरात हैं।
5 और भी एमिरेट्स हैं जिनके मैं नाम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और उनको एक्सप्लेन करना अभी नेसेसरी भी नहीं है, ठीक है। यानी टोटल कितना होगा यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई और 5 और एमिरेट्स हैं। इनको मैंने 3 पार्ट में बांटा है क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं, हमें जो लैब टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम देना होता है यूएई में जाकर जॉब करने के लिए, उनके एग्ज़ाम भी 3 सेगमेंट में होते हैं। अगर आपको अबू धाबी में जाके अगर लैब टेक्नीशियन की जॉब करनी है तो उसके लिए जो एग्ज़ाम देना होगा उसे हम लोग बोलते हैं हार्ड। क्या बोलते हैं? हार्ड, HAAD, हार्ड। अगर आपको दुबई में जाकर एग्जाम जॉब करनी है लैब टेक्नीशियन की तो उसको बोलते हैं DHA। किसका आपको एग्जाम देना होगा सर? DHA का एग्जाम देना हो। और अगर रेस्ट ऑफ इन 5 में से किसी अमीरात में आपको जाकर जॉब करनी है तो उसके लिए आपको देना होगा MOH। क्या देना होगा? किसका एग्जाम? MOH का एग्जाम देना होगा। अब इसीलिए आपको समझ में आया 7 अमीरात हैं और 7 के लिए 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो दुबई जाके जॉब करना चाहते हैं, DHA का एग्जाम देना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा अगर नहीं जा पाते हैं दुबई तो क्या करना होगा उनको, ठीक है। थोड़ा इनके फुल फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अबू धाबी में जो आपको जॉब करने के लिए एग्जाम देनी होगी उसको हार्ड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? H से हो गया हेल्थ, A से हो गया अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ द, A से हो गया अबू, D से हो गया धाबी, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ द अबू धाबी। ये हो गया हार्ड का एग्जाम। दूसरा है दुबई में अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए DHA एग्जाम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दुबई हेल्थ अथॉरिटी। DHA का फुल फॉर्म क्या है? दुबई हेल्थ अथॉरिटी। और थर्ड वन है 5 और रिमेनिंग जो एमिराट्स हैं, अगर वहाँ आपको जाकर जॉब करनी है तो आपको MOH का एग्जाम देना होगा। MOH का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। क्या इसका फुल फॉर्म है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसके साथ ही साथ अगर आप वहाँ चले जाते हैं, जॉब करने लगते हैं तो छोटे छोटे और भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ क्वालिफाई करके और अपनी आप प्रमोशन ले सकते हैं, दूसरे और कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। जैसे यहाँ PHC है, वहाँ और भी इसी तरीके के एग्जाम होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको इन 3 एग्जाम के बारे में जानना है। इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बताने वाला हूँ बच्चे, कि सभी लोगों की सपना है कि मैं दुबई जाकर जॉब करूँगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है अबू धाबी नहीं जाना चाहते और ये 5 अमीराट्स में भी नहीं जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं। बिकॉज अब सपनों की नगरी है, यहाँ पेमेंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अभी पेमेंट वगैरह क्या सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे, पेमेंट की सैलरी कितना मिलेगा, वहाँ जाके एक्सपेंस कितना होगा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ठीक है। अब सपोज दैट आपने DHA का आपको एग्जाम देना है तो इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, सभी लोग क्यों नहीं जा पाते हैं वहाँ पे, ये बातें समझिए। ये जब आप DHA का भी एग्जाम देने जाएंगे तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो 3 अपॉर्चुनिटी मिलती है। कितनी अपॉर्चुनिटी मिलता है बॉस? आपके पास 3 बार ही चांस होता है। आपने पहली बार एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरी बार एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, तीसरी बार एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप जो है तीनों बार में अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो आप कभी भी आपका सपना टूट जाएगा, आप UAE नहीं जा सकते हैं, आप अपना सपना छोड़ दीजिए, फिर यहीं जॉब कीजिए, ठीक है। ऐसा होता है, इसलिए आपको 3 अटेम्प्ट में ही वो एग्जाम क्वालिफाई करना है, तभी आप वहाँ जाके एग्जाम वहाँ जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें होती है। सपोज दैट अगर किसी स्टूडेंट को DHA का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है 3 बार में भी, तो सपना टूटने की जरूरत नहीं है, वो हार्ड का एग्जाम दे सकता है 3 बार। फिर से हार्ड का एग्जाम 3 बार दे और जाके हार्ड का एग्जाम दे के अबू धाबी में जॉब करे। अब होता क्या है, बोलोगे सर मुझे दुबई जाना था, अबू धाबी में क्यों जाके जॉब करूंगा? बेटा ऐसा बात है कि जैसे हमारा इंडिया है, कोई महाराष्ट्र से करता है अगर लैब टेक्नीशियन की कोर्स किया है तो अपना लाइसेंस जो है बिहार में भी ट्रांसफ़र करवा के बिहार में भी जॉब कर सकता है। ऐसा रूल है हमारे मेडिकल के लाइसेंस का। तो उसी तरीके से आप दुबई ना पहुंच पाए तो अबू धाबी पहुंच जाइए। अबू धाबी जाके आप साल भर 6 महीने जॉब कीजिए, वहाँ से आप अपना लाइसेंस ट्रांसफ़र करवा के फिर से DHA में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और आप जाके दुबई में भी जॉब कर सकते हैं। किसी का सपना था हार्ड जाने का, नहीं कर, वहाँ इंटरचेंजेबल है, कहीं एक जगह पहुंच जाइए, फिर आप वहाँ जॉब करने के ड्यूरिंग आप इन तीनों में से कहीं भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और जाकर वहाँ जॉब कर सकते हैं। जैसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसा बेनिफिट मिलेगा वहाँ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बेनिफिट मिलता है, पहला तो ये हो गया, ये बात आपको समझ में। दूसरा है कि नहीं मैं हार्ड का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मुझे DHA का एग्ज़ाम देना है और मुझे दुबई ही जाना है, ये एकदम दिमाग में रटा लगा पड़ा है, तो आपको एक और उपाय मिल सकता है, एक और आप आइडिया लगा सकते हैं। सपोज दैट आपने BSc MLT किया हुआ था
3 बार एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब एमएससी आप कर लीजिए, ठीक है, एमएससी कर 2 साल का एमएससी होगा, आप एमएससी कर लेंगे, उसके बाद फिर से आप एलिजिबल हो जाएंगे डीएचए के एग्जाम देने के लिए 3 बार। एमएससी करके फिर से आप 3 बार एग्जाम दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। ये भी एक उपाय है, ये भी एक सॉल्यूशन है आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने का। तो ये तो आपको होप सो समझ में आया होगा कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं। आगे प्रोसेस वगैरह समझेंगे, उसके पहले ये हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी ये एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ जाके जॉब करने के लिए, और दूसरा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। अब देखिए सर, आपको सबसे पहले नीड होगी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। तो जनरली आप डीएमएलटी किए हुए हैं या आपने बीएससी एमएलटी किया है, इन दोनों में से आप किसी भी डिग्री के लिए किए हुए हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है या बीएससी एमएलटी किया हुआ है, तो दोनों के दोनों जो होल्डर स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं दुबई जाने के लिए। डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी, बीएससी एमएलटी किए हुए हैं तो भी, बट इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, विद द 2 ईयर एक्सपीरियंस। ये आपको सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। क्या सर? 2 साल की आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लेकिन देखिए इसमें 2-3 बातें, आप छोटी छोटी बातें, माइनर बातें हो, ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको वहाँ जाने में खर्च होता है, एग्जाम देने में एक्सपेंस आता है। कितना खर्च होगा भी वो भी बताऊंगा। तो खर्च होगा तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, वरना छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। पहला आपको छोटी बात क्या ध्यान देना है कि ये दोनों में से कोई डिग्री हो, बट डिग्री जो है चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कीजिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कीजिए, कोई इशू नहीं है, बट उसका पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बॉस? पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपको मस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको नीड क्या होगी? रजिस्ट्रेशन की। चाहे आपने स्टेट मेडिकल फैकल्टी से करवाइए या पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से करवाइए, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पहली नीड है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट से कीजिए या गवर्नमेंट से कीजिए, फर्स्ट नीड। दूसरी नीड मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आपको 2 साल के एक्सपीरियंस की नीड होगी। तो 2 साल के एक्सपीरियंस आपको किसी भी जेन्युइन हॉस्पिटल या लैबोरेटरी से होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसी जेन्युइन हॉस्पिटल कहीं से भी आप फर्जी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसको डेटा फ्लो बोला जाता है यूएई में, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जहां आपने जॉब किया है, जहां का आपने 2 साल का एक्सपीरियंस दिया होगा, वहां पे वो लोग मेल करते हैं, और मेल के जब इधर से वेरिफिकेशन होता है, मेल उधर से आया और इधर से वेरीफाई करेगा जहाँ पे आपने जॉब किया था, वो लोग अगर कंफर्म करेंगे तभी आपका आगे अप्रूवल बढ़ पाएगा और आप जा पाएंगे। तो अगर आप जेन्युइन प्लेस से किए होंगे एक्सपीरियंस, तभी जॉब, तभी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेंगे, तभी तो आपको आगे का प्रोसीड हो पाएगा, वरना सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा एक छोटा सा मिस्टेक के कारण। तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन तैयार रखना है, बिल्कुल कहीं से भी हो, पैरामेडिकल काउंसिल से होनी चाहिए, और दूसरा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जेन्युइन हॉस्पिटल या जेन्युइन लैबोरेटरी से। अब एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले में एक और बात आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? देखिए छोटे छोटे मिस्टेक के कारण फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, बच्चों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, वो बात समझिए। क्या आपको ध्यान रखना है कि जब आप जहाँ जॉब करने जाते हैं यूएई में, तो वहाँ 2 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी होती है। एक होता है लैब टेक्नीशियन और एक होता है लैब टेक्नोलॉजिस्ट। बात समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी होते हैं, या एक तो लैब टेक्नीशियन या तो एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो जो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं या कुछ ऐसे लैब्स हैं, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गया, SRL लैब हो गया, इनमें अगर कोई काम कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे जो डेजिनेशन, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो वे लोग जो लिख के देते हैं, डॉक्टर लाल है और SRL वाला है, कि दे आर द लैब टेक्नीशियन साइंटिस्ट। वो लिख के क्या देते हैं कि ही इज़ वर्किंग इन आवर लैब एज ए लैब टेक्नीशियन साइंटिस्ट, या कुछ कोई लिख के देते हैं कि लैब असिस्टेंट। इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिख के देंगे। तो अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा होगा लैब टेक्नीशियन साइंटिस्ट या लैब असिस्टेंट या लैबोरेटरी अटेंडेंट, तो ये सब के कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगने जाएं अपने HR से, चाहे आप जहां भी जॉब कर रहे होंगे, तो वहां उनको पर्सनली बोलिए कि मैम मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में या तो आप लैब टेक्नीशियन लिख के दीजिएगा या तो लैब टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिस्ट लिख के दीजिएगा, तभी वहाँ सबमिट हो पाएगा, आपका एक्सेप्ट हो पाएगा फॉर्म। क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो या तो आप वहाँ लैब टेक्नीशियन के लिए भरेंगे या तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भरेंगे। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए भर रहे होंगे, फिल कर रहे होंगे फॉर्म, तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी लैब टेक्नीशियन मेंशन होना चाहिए, यानी कि लैब असिस्टेंट लिखा हुआ हो या लैब साइंटिस्ट लिखा हुआ हो। ऐसा होगा तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत बच्चों को इसके कारण कैंसिल हुआ और पैसे बर्बाद हुए हैं, क्योंकि फॉर्म भरने में ना आपको बहुत ही पैसे लग जाते हैं। कॉस्ट की हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये दोनों बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आपको क्वालिफिकेशन होप सो क्लियर हुआ होगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी क्लियर हो गया होगा। ये तो चलो हमने जी जान लिया कि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशन भी, एवरीथिंग हमने जान लिया, ठीक। अब आता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम देने से पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, उसकी मैं बात कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चीजें नीड होगी, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रोसेस पे कि फॉर्म भरने की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा और एग्जाम दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको नीड होगा जो 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है, 10th की भी जो आपने मार्कशीट की है, 12th की भी मार्कशीट की है, वो दोनों की 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको रख लेना है। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको DMLT की होना चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। अगर BSc MLT किया है आपने तो BMLT की आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद आपके पास वोटर ID कार्ड होनी चाहिए इंडिया के, आधार कार्ड होना चाहिए इंडिया के लिए, मैं बता रहा हूँ। आपके यहाँ जो होगा डॉक्यूमेंट्स उसको आप रखेंगे। देन आपको पैन कार्ड होनी चाहिए और आपके बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट नंबर भी आपको मांगा जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब तक आपका पासपोर्ट तो पहले ही बनवा सकते हैं बिना एग्जाम दिए, तो आपको पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर कर लिए। साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप रखेंगे, रेडी रखेंगे, ठीक है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप रेडी रखेंगे। ये इतना चीज़ तो हमेशा मैंडेटरी होती है। कुछ जो DHA है अपने पोर्टल पे समय टू समय, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय जो नीड है इतनी नीड है, एक और सर्टिफिकेट की नीड है, वो अभी बताने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समय टू समय जो DHA है अपने वेबसाइट पोर्टल पे कुछ डॉक्यूमेंट को रिन्यूअल करने के लिए या नए डॉक्यूमेंट्स जो नीड होती है उसको वो अपडेट करते रहता है। तो आप वो डॉक्यूमेंट चेक करते रहेंगे, हो सकता है बाद में कुछ और भी डॉक्यूमेंट इसमें ऐड हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट और इसमें आपको मांगा जाता है जिसका नाम है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। क्या है? गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है फॉर्म भरने से पहले। जैसे आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे, तो जब आप प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में नाम एडमिशन करवाते हैं, हाई स्कूल से जब आप कॉलेज में नाम एडमिशन करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको स्कूल या कॉलेज से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि जिसको आचरण प्रमाण पत्र बोलते हैं। उसमें मेंशन होता है कि ये बच्चे की जो कैरेक्टर था वो हमारे स्कूल में बेटर था, आप वहाँ एडमिशन दे सकते हैं। उसी तरीके से ये पहले नहीं था, DHA अभी लेटेस्ट जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तब की मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन द माई रिसर्च। मैंने रिसर्च करके आपको सारी चीज़ें जो एक्चुअल हो, फैक्ट्स लगती है, वो मैंने बताने की कोशिश करी है। तो ये जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, DHA की अब डिमांड हुई है कि जो भी अगर बच्चा फॉर्म भरने आता है तो ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है उसमें अटैच करेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से, मुझे मिलेगा कहाँ से? तो ये मिलने के दो रास्ते हैं, दो जगह से आप इसको बनवा सकते हैं। एक तो जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ पे आपने 2 साल काम किया है, वहीं से आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनवाइए, इजिली बन जाएगा। और वो वाला गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है आपको वैलिड हो जाएगा, वहाँ का साइन मुहर HR का एवरीथिंग रहेगा, आपको वहाँ से काम चल जाएगा। दूसरा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जहाँ से आपने पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन करवाई थी अपने डिग्री की या डिप्लोमा की, आपको वहाँ से भी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिल सकता है, वहाँ से भी बनवाइए, वो भी वैलिड होगा। लेकिन ये काउंसिल वाला जो है थोड़ा टफ पड़ेगा, आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बेनिफिशियल रहेगा कि जहाँ आपने जॉब किया, जहाँ आप जॉब किए वहाँ आपको सब कुछ जान रहे हो, तो वहाँ आप इजिली बना सकते हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनवा के। इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपको डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी। इसके अलावा भी 1-2 डॉक्यूमेंट अगर कुछ वहाँ नेसेसरी हुआ तो आपको फॉर्म के ड्यूरिंग बता दिया जाएगा, या इमिग्रेशन के ड्यूरिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। बट इतना तो मिनिमली आपको ज़रूरत होगी ही होगी। अब बोलोगे कि सर हमने जान लिया कि एग्जाम कौन से होते हैं, कैसे देते हैं, डॉक्यूमेंट क्या नीड है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सब में मैं फुलफिल करता हूँ। अब बचता है कि प्रोसेस क्या है,
कैसे फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कैसे फीस सबमिट करनी है, कैसे एग्जाम देनी है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या है। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, अब हमें प्रोसेस जाननी है कि फॉर्म कैसे पहले भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो वे होते हैं, एक तो आप खुद से भी कर सकते हैं, दूसरा आप एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि आप अपना काम खुद करें, किसी एजेंट के थ्रू ना जाएं, क्योंकि एजेंट आपको फॉल्सली आपको ठग भी सकता है, आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, आपके साथ फिशिंग भी हो सकती है। अभी हर एक चीज़ ऑनलाइन है, आपका हर एक पूरी दुनिया आपके मोबाइल के अंदर सिमटी हुई है। तो आप पूरी दुनिया को अपने मोबाइल में सिमट के, अपने कंप्यूटर में सिमट कर रख सकते हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है। तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये आप हेल्प जो है इंटरनेट कैफ़े वाले से, जो आपके गाँव घर में या शहर में होते हैं, आप वहाँ से हेल्प लीजिए। तो कि आपको फॉर्म पहली बार आप भरने जा रहे हो तो आपको मिस्टेक्स, गलतियां हो सकती हैं। उन लोग का रोज काम होता है फॉर्म भरने का, तो वो आपको फॉर्म में मिस्टेक नहीं होने देंगे, अच्छे से फॉर्म भर देंगे। क्योंकि यहाँ पैसे का ज़्यादा नीड होता है, तो आपके पैसे बर्बाद ना हो। लेकिन किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे आपकी इच्छा, आप किसी के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रोसेस में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको फॉर्म भरना होगा कि आप किस चीज़ के लिए UAE जाना चाहते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट सर्च करनी होगी गूगल पे जाके, जिस वेबसाइट का नाम है www.dha.gov.ae। उस वेबसाइट का नाम क्या है? www.dha.gov.ae, स्मॉल e। इस वेबसाइट को आप सर्च करेंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको एज ए न्यू यूजर, वहाँ पे ऑप्शन होगा एज ए न्यू यूजर, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको आपकी रजिस्टर आईडी मिल जाएगी। रजिस्टर आईडी मिलने के बाद उसी आईडी से आप इसी वेबसाइट पे फिर देन लॉग इन करेंगे, ठीक है। जैसे DHA आईडी आपको मिलेगी, DHA आईडी उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? DHA आईडी। इस DHA आईडी से आप लॉग इन करेंगे। जो आप अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इस अकाउंट को बोला जाता है शरियान अकाउंट। क्या बोला जाता है? शरियान अकाउंट। ये वहाँ की लैंग्वेज में है, UAE के लैंग्वेज में। जो आप यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं इस पोर्टल पे, इसको बोला जाता है शरियान अकाउंट। इसी पोर्टल पे आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब यहीं पे अवेलेबल होगी। जब आप UAE चले जाएंगे तो भी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होगा, और वो लोग सारा कुछ आपको चेक कर सकते हैं एवरी टाइम कि आप कोई फॉल्स तो नहीं, आप कोई चोर बदमाश तो नहीं, आप कोई बेकार सा आदमी तो नहीं, आप उनके यहाँ जाके कुछ बदमाशियाँ तो नहीं करेंगे। सारे आपका कुछ यहीं प्रेजेंट होगा और आप यहीं से जा भी पाएंगे, ठीक है। आपने न्यू यूजर आईडी बना ली, रजिस्ट्रेशन कर ले, शरियान अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, उससे आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद सबसे फर्स्ट वन स्टेप जो होता है, आपको फॉर्म फिल करनी होती है। क्या करनी होती है बॉस? फॉर्म फिल करनी होती है कि किस पोस्ट के लिए आपको जाना है UAE, ठीक है। उसमें सब आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लिया था। जो डॉक्यूमेंट वहाँ मांगेगा वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना है स्टेप 1 में। यहाँ देखिए जो फॉर्म फिल करने से लेके एग्जाम देने तक 3 स्टेप होता है। 3 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है और 3 स्टेप पे आपको फी भी सबमिट करनी होगी। इसके अलावा कोई फी नहीं लगेगा और ये 3 ही स्टेप पे आपको फी लगना है। इतने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप है फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने में आपको 200 AED लग सकता है। कितना लगेगा? अभी के अकॉर्डिंग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये घट या बढ़ सकता है टाइम के ड्यूरेशन में, ठीक है। 200 दिरहम्स आपको, AED का मतलब क्या है? अरब इमिरात दिरहम्स। ये वहाँ का जो है वो करेंसी है। वहाँ की करेंसी क्या होती है? दिरहम्स होता है, जिसको AED शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म इस भी आप याद रखिए, अरब इमिरेट्स दिरहम्स इसको बोलते हैं। हमारे इंडिया का जो है UAE का 1 दिरहम्स जो है हमारे इंडिया का 21 रुपीज़ के बराबर होता है। कितना होता है बॉस? एक उनका दिरहम्स हमारे 21 रुपये के बराबर। यानी कि यहाँ पे आपको 200 दिरहम्स पे करना है फॉर्म फिल करने के लिए। यानी कि लगभग एक कितना हो जाएगा? 21 दूना 4200 रुपये के लगभग हो जाएगा। स्टेप 1 में जो है आपको 4200 पे लगेगा। आप यहाँ पे कर दिए, भर लिया, आपने फॉर्म फिल कर लिया। ये फॉर्म फिल करने के बाद जब यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया होगा, आपने सबमिट कर दिया होगा, वो लोग चेक करेंगे। चेक हो जाने के बाद आपको स्टेप 2 फिल करना है। आपको स्टेप 2 अपनानी है, ठीक है। यहाँ से जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं DV का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है डेटा फ्लो। इसको क्या बोला जाता है बेटा?
डेटा फ्लो, यानी कि अब आपको डेटा फ्लो करवानी, आपके पास जितने सारे भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करवाना है, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट ले लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सही है कि गलत है, उसको वेरीफाई करेंगे वो लोग, उसको भी वेरीफाई ऑनलाइन ही करवाया जाता है, इसी पोर्टल पे आप उसको भी सबमिट करेंगे, ठीक है। लेकिन डेटा फ्लो के समय आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो पैसे लगते हैं इस डेटा फ्लो के समय ही लगते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सबसे ज़्यादा पैसे जाता है। वो कैसे जाता है अभी समझाऊंगा, और सावधानी क्या रखनी है ये भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो डेटा वेरिफिकेशन करता है वो वहाँ के जो DHA की जो गवर्नमेंट पब्लिशियन है वो नहीं करता है, एक थर्ड पार्टी करता है जिसको हम लोग बोलते हैं PSB। क्या बोला जाता है इसको? PSB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। PSB होने के बाद ही आप आगे एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है बच्चे। अब PSB जो है वो मिनिमम ये जो PSB के लिए जो टाइम देते हैं वो आपको 6 वर्किंग वीक होता है। कितना? 6 वर्किंग वीक्स का मतलब है कि आपको लगभग 6 सप्ताह ले सकते हैं आपके पूरी डेटा को वेरीफाई करने में। वो लोग जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसको वेरीफाई करने में उनको 6 सप्ताह लग सकता है मिनिमम, लगभग 2 महीना आप मान के चलिए, 1.5 से 2 महीना आपको लगेगा। अब इसमें इनकी जो चार्जेज होते हैं, पैसे कितने जाते हैं? आपको एक डॉक्यूमेंट के है ये लोग 200 दिरहम्स लेते हैं। कितना? 200 दिरहम्स जो हैं ये लोग लेते हैं एक डॉक्यूमेंट के। इसीलिए जो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है फॉर्म फिल करते समय या यहाँ पे वेरिफिकेशन के समय, वो मिनिमम डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। मिनिमम का मतलब क्या है कि जितना एलिजिबिलिटी के लिए लोग डिमांड करते हैं उतनी ही डॉक्यूमेंट दीजिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, तो कुछ बच्चों को 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो 10 साल के अलग अलग 2-2 साल का एक्सपीरियंस सब जो है जितने बार जहाँ जहाँ जॉब किए होंगे सब सबमिट कर देते हैं वो। उसमें क्या होता है, अब 10 एक्सपीरियंस सबमिट कर दिया तो 10 दूना 20, 2000 दिरहम्स तो आपको हो जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के, यानी कि 42-43 हज़ार रुपये तो केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के हो गए। तो इस चक्कर में आपके बहुत ज़्यादा पैसे नुकसान हो जाएंगे। तो जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उतना ही आप सबमिट कीजिए। मिनिमम आपको कितना सबमिट करना होगा वो मैं एक रफली बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सपोज दैट आपने डिप्लोमा किया है DMLT, तो एक DMLT के सर्टिफिकेट तो आपको सबमिट करनी ही होगी। दूसरा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो देना ही होगा 2 साल का, एक ए हो गया डॉक्यूमेंट। थर्ड वन आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा, तो एक ए हो गया डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, ये 3 मिनिमम डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपको 11th एंड 12th की अगर वो लोग डिमांड करते हैं तो आपको 11th एंड 12th के भी वहाँ पे देनी होगी डॉक्यूमेंट। या आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करने के लिए देना है। तो इतना सा तो मिनिमम आपको देना है। मैक्सिमम आपके पास और डॉक्यूमेंट है तो और आप और भी दे सकते हैं, बट आपको उसमें एक्सपेंस बढ़ जाएगा। मिनिमम आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स देनी ही देनी है, जिसमें DMLT की होगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। कितना हो गया टोटल? 4 सर्टिफिकेट हो गए। एक हो सकता है आप 11th या 12th के वो लोग डिमांड कर दे तो 5 एक और ऐड कर सकते हैं, 5 सर्टिफिकेट आपको, यानी 5 दूना 10, यानी कि 1000 दिरहम्स जो है 1000 दिरहम्स आप मिनिमम मान के चलिए कि आपको डेटा फ्लो का जाएगा ही जाएगा। थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये अभी के डेटा करेंसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, करेंसी भी ऊपर नीचे होता है टाइम के ड्यूरिंग, ठीक है। तो 1000 दिरहम्स का लगभग आपको 21,000 हो गया। कितना हो गया? लगभग अप्रोक्स 21,000 रुपये आपको चल गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। ये था फॉर्म फिल के 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, वो लोग लगभग 6 सप्ताह में यानी कि 2 महीने में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली तो हो सकता है आपको कॉल भी है, आपके नंबर पे मैसेज भी आ सकता है, आपके ईमेल आईडी पे भी मेल आ सकता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा आप 3rd स्टेप के लिए एग्रीड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको इसे DHA के पोर्टल पे एक आपको आईडी मिलेगी जिसको बोला जाता है DHA एलिजिबिलिटी आईडी। क्या उसको बोला जाता है? DHA एलिजिबिलिटी आईडी। ये आईडी यहाँ पे जनरेट होगा आफ्टर द डेटा फ्लो आफ्टर द PSB, और इस DHA एलिजिबिलिटी आईडी की जो वैलिडिटी होगी वो 90 दिन की होती है। कितने दिन की होती है बच्चे? 90 दिन की होती है। यानी जैसे ही ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको ये आईडी मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी 90 डेज की होगा। अब ये 90 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर आपको एग्जाम दे लेना है। आप बोलोगे सर एग्जाम कैसे देना है? तो 3rd स्टेप वही होता है जिसमें आपको एग्जाम देना है। 3rd स्टेप, 3rd किस चीज़ का होता है?
CBT का होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देनी है। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देंगे? सबसे पहले आपको एक और वेबसाइट होता है www.prometric.com, इसको क्या बोलते हैं? www.prometric.com। इस prometric.com पे जाएंगे, जो आपके DHA ID थी उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसको वहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम को बुक करेंगे। वहाँ एग्ज़ाम खुद से बुक करनी होती है कि आपको किस डेट में कितने समय में आप एग्ज़ाम देने के लिए अपने अकॉर्डिंग प्रिफर्ड करते हैं। आप वहाँ बुक करेंगे और वहाँ पे वो इसी DHA एलिजिबिलिटी ID से जो है एग्ज़ाम बुक होगा। एक बार आप DHA ID यूज कर लेंगे, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर आप दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार यूज कर लिया, इतना पैसा खत्म, बर्बाद, अब उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। आप एग्जाम बुक कर लीजिए। एग्जाम बुक करने के बाद आप मन में सवाल आता है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा सर? तो जो हमारे इंडिया में मुख्यतः सेंटर है, दिल्ली में गुड़गांव में भी है, NCR में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, कोलकाता में भी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो नज़दीकी एग्जाम सेंटर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जब यहाँ पे आप एग्जाम बुक कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपको एग्जाम सेंटर दिखा देगा। वहाँ पे वो लोग एग्जाम लेते हैं, जिस डेट में आप दिए होंगे, या वो एक डेट शेड्यूल देंगे, उस डेट में आप जाके वहाँ पे एग्जाम दे लीजिए। एग्जाम जब आप दे लेंगे, बुक कर लिया, एग्जाम जाके आपने दे भी लिया। एग्जाम देने के कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आउट होता है। क्या होता है बॉस? रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट देखिए मिनिमम जो आप रिजल्ट में क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट में जो है इनके आपने एग्जाम दे लिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, रिजल्ट पे आऊँगा थोड़ा सा। आप मैंने आपको पैसे नहीं एक्सप्लेन किया, आता हूँ रिजल्ट पे। अब आपने CBT यहाँ दिया गए होंगे आप देने। CBT जब बुक कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी आपको फीस सबमिट करना है, और यहाँ पे आपको फीस सबमिट करना है 240, अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लगभग $240 यहाँ पर सबमिट करना है। क्या आपको सबमिट करना है? $। यहाँ दिरहम्स नहीं लगेगा। प्रोमेट्रिक पे एग्जाम देने जाएंगे तो दिरहम्स नहीं, $, आपको देना होगा, लगभग $240। और $240 CBT के लिए आपको देना है, लगभग वो जो है 18,000 के समथिंग पड़ता है। कितना आपको पड़ता है? 18,000। कितना हो गया टोटल? जोड़ लीजिए। आपको यही 3 जगह ही आपको पैसे देना है, इसके अलावा आपको पैसे नहीं देना है। 0 0 देन 2 8 1 9 और 4 13 2 1 3 और 1 4, लगभग आपको 43,200 43,200। ओवरऑल आप इसको राउंड फिगर जो है 45,000 मानिए। कितना? 45,000 रुपये के समथिंग में आप लगभग एग्जाम तक निपट जाएंगे। अब इसके अलावा भी आपको खर्च हो सकता है आपने कैफ़े का हेल्प लिया होगा तो कैफ़े वाला आपसे पैसा लिया होगा। आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ तक आपको किराया लग सकता है, खाने पीने में खर्च हो सकता है। यानी कि ओवरऑल आप इसको मान के चलिए कि 50,000 रुपये आपको जो है एग्जाम देने तक में लग जाएंगे। अब बोलोगे ससुरा है तो 50,000 रुपये लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा यार, इतना में काला हम देने जाएंगे, हम ऐसे ही खुश हैं। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, जो 50,000 है ना, आप DHA चले गए ना अगर जॉब करने, तो ये 50,000 तो आप 15 दिन में कमा लीजिएगा। अगर आप में अच्छा खासा क्वालिफिकेशन होगा तो 15 दिन नहीं लगेगा इसको कमाने में। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा। हालांकि कितना कमा सकते हैं आप वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। अब आपने एग्जाम बुक कर लिया, एग्जाम जाके आपने दे भी लिया। एग्जाम पैटर्न क्या होगा थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आगे की ओर। अब वहां पे क्या होगा कि आपको कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में पहले ही लोगों का जो अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, पहले जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, यानी पासिंग मार्क्स जो थे, वो लगभग 60 to 70% लोग रखते थे। लेकिन अभी जो इन्होंने घटा दिया है और लगभग 55% रख दिया है। कितना? 55%। यानी कि आपको मिनिमम इस एग्जाम में पास होने के लिए 55% मार्क्स लानी ही लानी होगी। अगर आप 55% मार्क्स लाएंगे तो आप पास कहलाएंगे, नहीं लाएंगे तो आप फेल कहलाएंगे। लेकिन अब जब रिजल्ट आएगा तो जब आप सरेआन अकाउंट, जो मैंने शुरू में बताया था, जो ID आपने बनाया था, उसको बोलते हैं सरेआन अकाउंट। सरेआन अकाउंट से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ ये नहीं दिखेगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है, या कितना मार्क्स लाया। वहाँ पास 2 ही चीज़ दिखता है, या तो पास या तो फेल। अगर पास होंगे तब तो आपको बल्ले बल्ले, आगे का आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। क्या होगा प्रोसेस वो भी अभी बताऊंगा। फेल हुए होंगे तो मोरल डाउन नहीं करना है, फिर से नए एनर्जी के साथ अगली बार फिर से एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आते हैं कि पास फेल हो गया, एग्जाम दे लिए। सर एग्जाम की पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होगा, इस चीज़ के बारे में ज़रा बताइए। उस चीज़ को हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखिए सर,
हम लोग जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे होगा और इसका पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप डीएचए के लिए एग्जाम देने जाते हैं ना, तो इसमें लगभग 100 मार्क्स के जो है वो एग्जाम होते हैं और 100 क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 200 का टाइम मिनिमम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है 100 क्वेश्चंस हमने पूछे जाना है, 100 मार्क्स हमें बनाने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस लोगों को लगता है कि हार्ड है, बट मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चंस इजी होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ जब आप इंडिया में एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 2 पैटर्न में एग्जाम देना होता है, 70 × 30। 70% आपको टेक्निकल मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, 30% आपको हिंदी, जीके, जीएस, इंग्लिश, उर्दू जो सारे से आते हैं उससे आते हैं। तो पहला तो यहाँ झंझट हो, 30 मार्क्स वाला हमें तैयारी करने में दांतों चने चबाना पड़ता है, वो इसमें आपको नहीं करना है। सबके सब क्वेश्चन जो है आपको टेक्निकल सब्जेक्ट से आएगा। पहला तो ये आपको रिलीफ मिल गया। दूसरा रिलीफ, जो इंडिया के एग्जाम्स आप देने जाते हो उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे हिमेटो हो, ब्लड बैंक हो, बायोकेमिस्ट्री हो, हिस्टो हो, साइटो हो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको क्या सबसे बड़ा यह छूट है कि इसमें जो मोस्ट ऑफ 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको माइक्रोबायोलॉजी से आते हैं। किससे आने हैं सर क्वेश्चंस? माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस आने हैं। यानी आपको तैयारी किसके स्टार्ट करनी है? माइक्रोबायोलॉजी की तैयारी स्टार्ट करनी है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरियो, वायरो, पैरासाइटो, इम्यूनो एंड माइको, ये पांचों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे। बैक्टीरियोलॉजी से भी आएगा, वायरोलॉजी से भी आएगा, पैरासाइटोलॉजी से भी आएगा, इम्यूनोलॉजी से भी आएगा और माइकोलॉजी से आएगा। ये पांचों सब्जेक्ट से 80% जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 80% वो माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाएंगे। रिमेनिंग ऑफ 20% जो क्वेश्चन आएंगे, दूसरे नंबर पे आपको ब्लड बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बहुत फ्यू अमाउंट ऑफ हिमेटो से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे ए रहा, पहले नंबर माइक्रो से क्वेश्चन आएगा, दूसरे पे हिमेटो से, और थर्ड नंबर में आपको बायोकेमिस्ट्री रखनी है। यानी किससे क्वेश्चंस आएगी? बायोकेमिस्ट्री से आएंगे। हिस्टोसाइटो से क्वेश्चंस नहीं आता है, कभी कभार, मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा गया है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चंस नहीं आते। यानी कि आपको घुमा फिरा के इतनी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी, आप फिंगर टिप पे पढ़ लो इन सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को, आपको क्वेश्चंस यहीं से आना है। अब बोलोगे सर क्या प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आता है? 95% जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम में वो थ्योरी पार्ट से आते हैं, प्रैक्टिकल से नहीं आता है। 5% प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, यानी मोस्ट ऑफ आपको जो है सारे के सारे थ्योरी से आने हैं क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर इंडिया के और इसके एग्जाम में डिफरेंस क्या है, ये क्यों नहीं बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं? यहाँ पे 2 रीजन आप समझिए। पहला रीजन कि जो इंडिया में एग्जाम्स होते हैं उनमें, इसमें भी एमसीक्यूज पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया में जो एग्जाम होते हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 4 में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। यहाँ पर जो एग्जाम होगा उसमें आपको 5 ऑप्शन दिया रहेगा, 5 में से एक आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। जो इंडिया में क्वेश्चंस होते हैं 1 2 3 4 ऑप्शंस में से 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको उस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं होता है, तो 2 तो ऑलरेडी छट गए होते हैं। 2 ऑप्शन में ही एनालिसिस हमें करनी होती है कि इन दोनों में करेक्ट कौन है। यहाँ वाले एग्जाम में क्या हो जाता है ना, 5 ऑप्शन रहता है और पांचों के पांचों ऑप्शन जो होते हैं ना इस क्वेश्चन के सिमिलर ही होते हैं, इसी से मिलते जुलते होते हैं। तो आपको रीजनेबल थिंकिंग ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ करेक्ट आंसर चूज करने में ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है, क्योंकि लगभग सारे के सारे आपको करेक्ट आंसर ही दिखते हैं। लेकिन एक करेक्ट आंसर आप कैसे चूज कर सकते हैं, कहाँ से चूज कर सकते हैं, इसके प्रिपरेशन पहले बहुत सारे स्टूडेंटों को डिफिकल्टी फील होती है। हम लोग अपने रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं के भी स्टूडेंट होंगे आप वहाँ पे क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको बेटर वे में प्रिपरेशन मिलेगा। मैं खुद चंदन सर वहाँ सारे क्लास लेता हूँ और आपको बेटर वे में पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर करता हूँ, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो ही आप सफल होंगे। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप खुद से भी पढ़ के सफलता ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है एग्ज़ाम आप तभी देने जाइए जब आप पढ़िए, बिना पढ़े आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 नुकसान है। पहला तो एक 3 अटेम्प्ट है, आप अगर एक अटेम्प्ट खो देंगे आपके पास 2 ही अटेम्प्ट बचेगा, बिना पढ़े एग्जाम दीजिएगा फेल हो जाएगा, आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा। दूसरा नुकसान क्या है कि इसकी एग्जामिनेशन फ़ी 18,000 रुपये, पूरा एग्जाम देने में हमें 50,000 रुपये का एक्सपेंस पड़ता है, वो 50,000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे, है ना जी। तो ये सारे नुकसान ना हो इसके लिए आप बेहतर प्रिपरेशन
बेहतर तैयारी, बेटर प्रिपरेशन करने के बाद ही एग्ज़ाम देने जाएंगे और क्वेश्चंस यहीं से आएगा और जो भी आएगा इस टाइप्स के ही क्वेश्चन आएंगे। होप सो आपको क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर सब कुछ समझ लिए, अब थोड़ा सा और अब काम क्या स्टार्ट होता है कि हमने एग्ज़ाम दे लिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया, अब आगे क्या, अब आगे का क्या स्टेप होगा वो ज़रा समझिए कि आगे के स्टेप आपको क्या अपनानी है। अब हम लोग जानते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या होंगे। देखिए अभी जो मैं इसके आगे की बातें आपको बताने वाला हूँ बच्चे, उसके पहले मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ और उसको आप हमेशा अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आपको बाहर जाके जॉब करना है, यूएई में जाके जॉब करनी है, अच्छा सैलरी कमाना है, अपने लाइफ में अच्छा डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो 3 बातें आप गांठ मार के अपने हिसाब में रख लीजिए। फर्स्ट वन तो आपको रखना है कि आपको अपने लाइफ में सैक्रिफाइसिंग करनी होगी, रिजेक्शन सहना होगा और कॉन्फिडेंस लेवल रखना होगा। ये 3 बातें आप अपने पास रखिए, सैक्रिफाइसिंग, रिजेक्शन एंड कॉन्फिडेंस लेवल। सैक्रिफाइसिंग का मतलब है कि त्याग। जब आप घर से बाहर निकलोगे ना फॉरेन जाने के लिए, तो आपको घर द्वार सब चीज़ का इमोशनल अटैचमेंट छोड़ना होगा। जब तक आप वो नहीं छोड़ेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप वहाँ पर नहीं कमा पाएंगे और आप अपना सक्सेसफुल एम्बिशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा नंबर आपको रिजेक्शन, जहाँ पे आप जाने वाले हैं ना वहाँ पे आपको बहुत ही रिजेक्शन मिलने वाला होगा। हो सकता है आप यहाँ के टॉपर होंगे ना, वहाँ पे हो सकता है आप 10 जगह भी जाएंगे जॉब ढूंढने, 10 में से 10 जगह आपको भगा देगा, तुमको नॉलेज नहीं है जॉब भागो। लेकिन उस रिजेक्शन से आपको मोरल डाउन नहीं होना, उस रिजेक्शन को आपको सहने की आदत डालनी होगी। और तीसरा कॉन्फिडेंस, अपनी कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करनी है। इवन जब आप यहाँ से इमिग्रेशन के लिए जाएंगे ना एयरपोर्ट पे, वहीं पे 10 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, आपको पूछ देंगे। वहीं आप अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आप हो सकता है वापस चले आएंगे। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, जब आपको यही सोचना है कि जब मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगा ही दिया तो अब खोने के लिए मेरे पास है भी क्या। बस ये सोच के कॉन्फिडेंस लेवल आगे रखना है, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे और अपनी एम्बिशन में आप कामयाब हो पाएंगे, आप सक्सेस हो पाएंगे। तो 3 बातें हमेशा आप याद रखो, सैक्रिफाइसिंग, रिजेक्शन एंड कॉन्फिडेंस नेवर शुड बी अफ्रेड फ्रॉम योर माइंड। ये तीनों हमेशा आप याद रखना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेरेन अकाउंट में एग्ज़ाम पास दिखा रहा है, वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं DHA एलिजिबिलिटी लेटर। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, दैट मीन्स ये नहीं कि आपको सिलेक्शन हो गया DHA में, आपको दुबई में नौकरी करने के लिए सिलेक्शन हो गई, यूएई में जाके आप नौकरी करें, नहीं। आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं DHA एलिजिबिलिटी लेटर। बोलोगे सर इतना सारे पापड़ बेला, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे ज़िंदगी में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते मैंने कितना पापड़ बेला है, तब जाके आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को कुछ समझा रहा हूँ। जीवन एक प्रैक्टिकल है, लाइफ इज अ प्रैक्टिकल। आपको पर डे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तो हर रोज़ नई चीज़ें सीखनी है, इसी उम्मीद में जगना है। तो हाँ, आते हैं टॉपिक पे कि जब आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं DHA एलिजिबिलिटी लेटर। DHA एलिजिबिलिटी लेटर का मतलब क्या है कि यूएई ने बोला कि अब आप एलिजिबल हैं मेरे यहाँ आने के लिए और मेरे यहाँ आकर काम करने के लिए। अब आप एलिजिबल हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, अब आप सुंदर लग रहे हो, मेरे यहाँ आके आप काम कर सकते हो। ठीक है बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाता अब हमें काम मिल गया। अब आपको क्या करना है कि एलिजिबिलिटी लेटर के थ्रू ही, माध्यम से ही अब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है दुबई के लिए। ठीक है, यूएई के लिए, या तो दुबई में आप DHA का एग्जाम दिया तो दुबई ही जाएंगे यूएई में। ठीक है, वीज़ा आपको कैसा अप्लाई करना है, आपको विजिटिंग वीज़ा अप्लाई करना है या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। इसमें 2 प्रकार से हो सकते हैं। देखिए आपको पहले मैं बता देता हूँ, ये जो DHA एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है ना, इसकी भी वैलिडिटी होती है 90 दिन की। कितनी वैलिडिटी होती है? 90 दिन की। ठीक है, 3 महीने के लगभग मान के चलो। तो अब आप 2 प्रकार से काम कर सकते हैं। आपको DHA लेटर मिल गया, एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया, तो आप जितना भी दुबई के हॉस्पिटल्स हैं उन सब की एक लिस्ट निकालो इंटरनेट पर सर्च करके और यहाँ से ऑनलाइन अपने CV को सबमिट करो। ठीक है, कि मैंने पास कर लिया है सर, आप मुझे देख, जहाँ जहाँ आपको खाली मिलता है सब जगह आप सबमिट कर दो। हो सकता है वहाँ से कॉल आएगा और वहीं से आपको वीज़ा प्रोवाइड करा दिया जाएगा और फिर आप जाएंगे। पहला वे तो ये होगा, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम हो पाता है, मैक्सिमम को नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस एलिजिबिलिटी लेटर के थ्रू आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वो वीज़ा आपको
जो है वो टूरिस्ट वीज़ा जो कि 90 दिन के लिए वैलिड होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, ये मैंने शायद गलत बताया, डीएचए एलिजिबिलिटी लेवल 90 दिन का नहीं होता है, ये तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया, आप एलिजिबल हो गया, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी वीज़ा की होती है। ठीक है तो आपको कोई भी गलत चीज़ें डिलीवर ना हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सही कंटेंट ही आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बच्चे। तो आपने वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लिया 90 दिन का, वीज़ा लेने के बाद आप इमिग्रेशन करवाएंगे एयरपोर्ट पे और फ्लाइट पकड़ेंगे और दुबई चले जाएंगे। तो आप सोचोगे सर मैं दुबई चला गया, वहाँ ना मेरा कोई मामा का लड़का है, ना कोई चाचा का लड़का, ना कोई फूफी का लड़का है, मैं वहाँ रहूँगा कैसे, मैं करूँगा क्या, मुझे जुगाड़ करनी होगी। देखिए दिमाग तो आपको खुद ही लगाना होगा। दुबई भी जो है ना वो हमारे इंडिया जैसा ही, ऐसा नहीं कि वहाँ इंडिया जैसा है, मतलब इंडिया इतना अंडर डेवलप्ड नहीं हो, बहुत डेवलप्ड है, हाई प्रोफाइल कंट्री है, लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ भी इंसान ही रहते हैं, यहाँ भी इंसान ही रहते हैं। सपोज दैट कोई गांव का लड़का उठ के अगर दिल्ली कमाने जाता है, दिल्ली में लैब टेक्नीशियन को जॉब ढूंढने जाता है, तो क्या उसको परेशानी नहीं होती है, गए और मिल गया। हमारी कंट्री खुद की कंट्री है, तो क्या गए और मिल गया ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। कहीं भी जाओ, किसी भी कंट्री वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर इंडिया, चाहे पाकिस्तान हो, क्यों नहीं, यूरोप ही क्यों ना हो, यूरोप में भी कुछ हमारे लेक्चर्स देखे जाए तो वहाँ के बच्चे, नेपाल क्यों ना, भूटान क्यों ना, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री क्यों ही ना, सब जगह परेशानी होती है। तो आप यहीं से आप कुछ सर्च कर सकते हैं। आज तो इंटरनेट का दुनिया, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है इस एलिजिबिलिटी लेटर के थ्रू, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए ना, ढूंढिए ना अपने आप को इस दुनिया में। आप यहीं से आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, फेसबुक पे ग्रुप, इंस्टाग्राम पे आप अगर सर्च करेंगे कि यूएई इन इंडियंस, इंडियंस इन यूएई या इंडियंस इन दुबई, आप सर्च करेंगे सैकड़ों ग्रुप मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ढूंढिए, या वहाँ जाने के बाद भी आप ढूंढ सकते हैं। आपको शेयरिंग रूम्स रहने के लिए मिल जाएगा, ये आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, और ये बहुत ही इजी होता है, बहुत टफ नहीं है। वहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं जो आपको मिल जाएंगे, और उनको एक्चुअल में नीड होती है रूम पार्टनर, क्योंकि रूम्स वहाँ महंगा है ना। तो आपको शुरू में आपने 50,000 पहले यहाँ खर्च कर लिया है बच्चे, ठीक है, और आपको 50,000 रुपये और आपको अपने अकाउंट में लेकर जाना है, यानी 1 लाख रुपया मैक्सिमम मिनिमम आपको घर से अपने लगाना होगा अच्छे कमाने के लिए। ठीक है, ये 50,000 क्यों, वहाँ जाते के साथ आपके फूफी का लड़का है जो आपको नौकरी दिला देगा और पैसा दे देगा। यहाँ तो चलो दिल्ली में पैसा कम हो गया तो घर फोन करते हैं, पापा जी थोड़ा पैसे भेज दो, यार मेरा खाला का लड़का, यार थोड़ी 2,000 रुपये भेज दे भाई, आज बहुत अर्जेंट है। वहाँ किसको बोलोगे, तो आपको पैसा खुद से लेके जाने हैं, ताकि वहाँ पे आप ये 90 दिन जो वीज़ा लेके जा रहे हो ना, इसमें आप उड़ा पाओ मतलब खर्च कर पाओ। तो आप शेयरिंग के कोई भी रूम ढूंढ लो, आप अरेंज कर लो, और वहाँ जाके लगभग 8 से 10 लोग एक रूम में रहते हैं, ये कॉमन है वहाँ की बातें। तो वहाँ आप शेयरिंग में रह लो। शुरू में कष्ट सबको करना पड़ता है यार, बिना मेहनत के कहाँ फल मिलता है। देख हमारे एक मैं आपको श्लोक बता सकता हूँ, संस्कृत में है कि सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुखम। जो सुखार्थी है, जिसको सुख लेना है, जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहता है, उसको विद्या नहीं है, उसको कहाँ से मिलेगा यार एजुकेशन, उसको कहाँ से मिलेगा सफलता। और जो विद्यार्थी है उसको सुखार्थी कहाँ है, जो जिसको एजुकेशन लेना है उसको सुख कहाँ है। तो दोनों एक दूसरे के संपूरक है, सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुखम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप दुबई पहुंच गए, आपने अरेंज कर लिया था आपने रहने का, कोई खोली में छोटा मोटा मकान में आप रह लिए, 8-10 लोगों के साथ शेयरिंग में रह लीजिए। अगर 8 से 10 लोगों के साथ शेयरिंग में रह लेंगे ना, तो आपको मंथली का मुश्किल से किराया पड़ेगा वहाँ को जो है 500 दिरहम्स पड़ेगा पर मंथ का, ये इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 500 दिरहम्स का मतलब क्या है कि 25-75 से आपको 10,500 किराया पड़ेगा यहाँ के मतलब का, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चलिए ठीक है, आपने शेयरिंग रूम ढूंढ लिया, ठीक, वहाँ पहुँचे शेयरिंग रूम ढूंढ लिया। अब वहाँ आपको जाके क्या करना है, वहाँ पर आपको जॉब को सर्च करनी है। क्या करनी है, देखिए लाइफ में एक बात आप मेरी याद रखिए, जॉब ढूंढना भी एक फुल टाइम जॉब होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जॉब ढूंढना भी एक फुल टाइम जॉब होता है। आप कहीं पर भी आपको बैठे बिठाए ऐसे जॉब नहीं मिलता है, आपको 8 घंटे टाइम देना पड़ता है 9 से 5 जॉब ढूंढने के लिए भी। तो वहाँ आप जाइए, पहले लिस्ट निकालिए जितने भी वहाँ आपको जॉब कहाँ मिल सकता है। जैसे इंडिया में होते हैं छोटे छोटे लैब होते हैं, छोटे छोटे मेडिकल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे जैसे सारे डॉक्टर लाल है, वहाँ पर भी सारे डॉक्टर लाल है। सभी हॉस्पिटल्स के आप नंबर निकालिए, लिस्ट निकालिए, सबके आप लिस्ट बना लीजिए, और पर डे आप जाके सब जगह अपनी सीवी को सबमिट कीजिए, कहीं पोस्टिंग वैकेंट हो या ना हो। ये आपको करना है टूरिस्ट वीजा लेके 90 दिनों के अंदर वहाँ, तभी आपको काम मिलेगा। ऐसे नहीं काम मिलता है, कोई सरकारी वैकेंसी वहाँ से नहीं आती, मैं इंतजार में से पड़ा हूँ, मेरे को आया नींद, हाँ आ गया चलो अब भागते हैं, ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है।
आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा, और मैं वादा करता हूँ कि ये प्रयास करोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा काम। ठीक है बच्चे। अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में HR को सबमिट करने गए CV, HR हैं क्या, नहीं आज जो छुट्टी पे हैं, आज उनका सर दर्द कर रहा है, आज नहीं लेंगे वो CV आपका। वहाँ ऐसा नहीं होता, वो UAE है। वहाँ पे हर एक हॉस्पिटल में, हर एक मेडिकल में एक ऐसा बॉक्स बना हुआ होता है लिफाफा डालने के लिए। आप अपना CV ले जाओ और सब जगह आप बॉक्स में डालो, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ पर भी डालो, कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगा। और एक पक्का है, क्योंकि वहाँ से लोग ना घर आते रहते हैं छुट्टी में, बहुत सारे यूक्रेन के लोग हैं, नाइजीरिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, US के लोग हैं, बहुत जगह से लोग वहाँ के जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं के लोग छुट्टी में जाते रहते हैं, तो आपको जॉब मिल ही जाएगा ये 3 महीने के अंदर। तो हो सकता है कि आपको 100 जगह से कॉल आए, 100 जगह आपने CV डाला, 100 जगह से CV डाल से 90 जगह रिजेक्ट हो जाइए, 10 जगह से आपको कॉल आएगा। हो सकता है 10 जगह से कॉल आएगा, आपने 8 जगह इंटरव्यू में भी छट गए, 2 जगह तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, कंफर्म है। अच्छा, नौकरी मिलेगी तो अब आती है कि सर इसी तरीके से आपको नौकरी मिलेगी, कोई और दूसरा वे नहीं है। आप एजेंट के इंतजार में रुकेंगे, मेरे को एजेंट कॉल करवाएगा, नौकरी दिलवाएगा, डूब गए आपके पैसे, समझो एजेंट के चक्कर में आ गए तो डूब मरो। मैं तो ये भी कहूँगा एजेंट के चक्कर में आने से पहले खुद हाथ पांव शरीर दिए हुए हैं भगवान ने, इतने अच्छे दिमाग दिए हुए हैं, क्यों किसी और के सहारे तुम्हें मरना है? खुद से क्यों नहीं प्रयास कर सकते? वहाँ कोई तुम्हें काट के खा जाएगा क्या? वहाँ पे खाने के लिए लोग पड़े हुए हैं क्या? और वहाँ भी इंसान रहते हैं। वहाँ पे जॉब करने जा रहे हो, प्रोफेशनल जॉब करने जा रहे हो, इस वे में आपको जॉब मिल जाएगी। अब आता है कि सर जॉब मिल जाएगी तो सैलरी क्या होगा, और सैलरी होगा तो मैं कमाऊंगा कितना, खर्चा कितना करूंगा और बचाऊंगा क्या कितना, और वहाँ पे काम करने का मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो अगर आप फ्रेशर गए हो, 2 साल के बस आपने काम किया, अप्लाई किया और आपको सिलेक्शन हो गया, पहली बार वहाँ गए हो, तो जब पहली बार वहाँ तुमको जॉब मिल रहा है तो मिनिमम पहले तो थोड़ा कम था, लेकिन ये कोरोना के बाद, कोरोना के इन्फेक्शन पैंडेमिक के बाद वहाँ का भी सैलरी बढ़ गई है। तो मिनिमम आप समझ लो कि 6000 दिरहम से तो आपको स्टार्ट होनी ही होनी है। 5 से 6000 दिरहम्स आपको मिलेगा मिनिमम। आप 5 से 6000 तो रखो ही रखो कि 5000 दिरहम्स, आप बहुत फ्रेशर भी होंगे तो भी आपको मिलेगी। 5000 दिरहम्स तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। 5000 दिरहम्स का मतलब हो गया यहाँ का 1,05,000, इंडिया का कितना, 1,05,000 रुपये होगा। कहीं 2.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 1,05,000 यहाँ का कमाएंगे आप। वहाँ आप फ्रेशर गए हैं तो ठीक है। और 6000 से लेके आप 15,000 दिरहम्स तक, 20,000 दिरहम्स तक भी लोगों को, 15,000 तक तो आपको जानी ही जानी है। यानी कि 1 लाख से लेके आप लगभग 3.25 लाख रुपए तक आपको पर मंथ वहाँ कमा सकते हैं। आप बोलोगे वहाँ खर्चा भी बहुत आएगा, इतना कुछ नहीं है। आप शेयरिंग में रह रहे थे तो 500 दिरहम्स जा रहा था ना आपका किराया, तो आप शेयरिंग में ही रहिए ना, सिंगल है क्या कीजिएगा। या हो सकता है आप वहाँ पे जाके आपको अच्छा खासा लेने का रूम मतलब है तो आप एक रूम वहाँ पर सिंगल ले सकते हैं रहने खाने के लिए। अभी के अकॉर्डिंग मैं खर्चा बता रहा हूँ, वहाँ का एक रूम का लगभग 1500 रुपये, 1500 दिरहम्स जो है वहाँ का आपको चार्ज लगेगा। आप कमा कितना रहे, 5000 6000 दिरहम्स, 1500 दिरहम्स हो गया किराया, 1000 दिरहम्स आप खाने पे एक्सप्रेस मान लीजिए। वहाँ बहुत कुछ चीज़ें आपको लुटाना नहीं है, जाके आप कमाने गए हो अपने परिवार के लिए, नहीं कि वहाँ जाके हमें सब बांट दिए, वहीं सब उड़ा के आ गए। तो मुंह बनाने काहे लगे थे वहाँ पे आप? वहाँ सब जगह जाके मैनेजमेंट सीखना होता है, मैनेजमेंट आपको खुद ही सीखना है। इससे ज़्यादा वहाँ खर्चा नहीं होगा खाने में। लोग हैं, हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें पता है, इसलिए मैं कोई ऐसे हवाई नहीं बातें कर रहा हूँ। तो आपने कितना खर्च कर दिया, 2500 दिरहम्स खर्चा कर दिया। आप 5000 कमा रहे थे या 6000 कमा रहे, 5000 में तो आप अपना रूम मत ही लीजिए। जब आपको प्रमोशन हो जाएगा, साल भर 6 महीने काम करते करते तो प्रमोशन हो ही जाएगा। जब वहाँ आप जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं यहाँ 5000 पे काम कर रहा हूँ, वहाँ सपोज दैट कि कहीं और अमीरात से मैं आया हुआ है, मैं दुबई में हूँ, हो सकता है हार्ट के लिए आया हुआ है, मुझे अपॉर्चुनिटी 10,000 दिरहम्स का, तो हार्ट में मैं अपना लाइसेंस चेंज करवा लूँगा, उसके बाद वहाँ मैं काम करने लगूँगा। ठीक है सर। तो अब आप कितना 6000 5000 कमा रहे थे, 2500 खर्चा कर रहे थे, बचा कितना रहे 3500 दिरहम्स, फिर भी आप बचा रहे हैं। ठीक है। 6000 में अगर 2500 खर्च कर दिया तो 3500 फिर भी बचा रहे हैं ना, तो 70-80 हज़ार रुपया तो फिर भी इंडिया का बच ही रहा है ना। 70-80 हज़ार रुपया कौन से यहाँ तुम्हें मिल रहा था, नहीं ना मिल रहा था, फिर भी बच रहा है। ठीक। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आता है कि सर मैं यहाँ पे 90 दिन की वीज़ा पर गया था, जो कि वहाँ पे विजिटिंग वीज़ा था, टूरिस्ट वीज़ा पे, तो कोई भी टूरिस्ट वीज़ा वाला काम नहीं कर सकता, कहीं पे जाके आपको जेल हो जाएगी। ठीक है। तो जो यहाँ काम करने जाते हैं ना, उन कंपनी को भी वहाँ पता होता है कि ये टूरिस्ट वीज़ा पे ही आया है। तो
ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ से मिला था एलिजिबिलिटी लेटर, कोई लाइसेंस नहीं मिला था। तो जिस कंपनी में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सिलेक्ट किया जाएगा, वही कंपनी जो है आपको DHA एलिजिबिलिटी लेटर को DHA लाइसेंस में कन्वर्ट करवा देगा वहाँ के गवर्नमेंट से। 15-20 दिन का प्रोसेस होता है, देन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे काम कीजिएगा, फिर ए वीज़ा जो है वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ लाइसेंस में, और 1 साल फिर आपको वहाँ 1 साल का काम मिल जाएगा। ठीक है, फिर 1 साल पूरा धमाल करके कमाइए, 1 साल में 20-25 लाख रुपया कमाइए। आप बोलो कि वहाँ कमाने का फ़ायदा क्या है, वहाँ जॉब लेने का फ़ायदा क्या है। देखिए 2-3 बेनिफिट है। पहला तो वहाँ पर भी ड्यूटी जो है 8 आवर्स की है, 8 घंटा काम करना है। ठीक है, दूसरा आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ आप वहाँ पे कमा रहे हैं। ठीक है, तीसरा बेनिफिट है इतना कमाने के बाद भी वहाँ टैक्स नहीं भरना होता है जी, मतलब टैक्स नहीं भरना होता है। जो आप कमा रहे हैं आपके पेमेंट से वहाँ पर टैक्स नहीं कटेगा, यानी जो आप कमा रहे हैं सॉलिड आपका होगा, खर्चा काट के, TDS काट ले, खर्चा कट गया। तो यहाँ की तरह नहीं है कि मैंने कमाया और उसका मेरे को 18% GST भरना है, वहाँ GST नहीं भरनी होती है। ठीक है, ये बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट है कि आपको एनुअल छुट्टी मिलती है, यानी 1 साल में आपको 1 बार छुट्टी मिलता है 1 महीने के लिए। कितना? 1 मंथ के लिए, वो भी पेडेबल लीव होता है। 1 महीना जो आप घरे आएंगे ना घूमने, पूरा चश्मा लगा कर चमका के टाई बेल्ट मार के, उसका भी आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट है वहाँ पे काम करने के। ठीक है बच्चे, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि सर वहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो प्रिपरेशन में 2 बातों का आप ध्यान रखना बच्चे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मल से नॉर्मल है, बहुत हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का भी वहाँ जाकर जॉब कर रहा है और 2.5 लाख रुपये कमा रहा है। क्यों पता है? इंग्लिश दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। हम इंडियन की एक क्या है, वहाँ पे जाने के लिए 2 खासियत होती है, मैं अभी बताऊँगा। पहले मैं बताता हूँ कि हम इंडियंस की क्या खासियत होती है पता है आपको? हम लोग चाइना से एक चीज़ में ही आगे हैं, एक ही चीज़ में केवल आगे हैं। किस चीज़ में पता है आपको? इंग्लिश में। क्योंकि हम जो इंडियंस बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने अगल बगल भी, जो बहुत स्कूल नगन के बराबर गए हैं, अगर इन्वायरमेंट में इंग्लिश के लिए रह लेते हैं ना तो इंग्लिश सीख जाते हैं, और इंग्लिश सीख जाने के बाद हमें फॉरेन में जॉब मिल जाती है। तो और वो चाइनीज़ लोग नहीं कर पाते, चाय चुंग चुंग चांग करते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। तो ये हमारे DNA में ही है कि हम लोग इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है वहाँ जाने के लिए। एक तो आपको कम्युनिकेशन स्टाइल पे, क्योंकि हम बहुत देहात से आए हुए हैं ना, हमारे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। का होगा करत हो, खैनी मसत हो, ठीक बा, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं ना, का कहें बहुत खराब हालात चल रहा है, ये सभी बातें वहाँ नहीं होती है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल सुधारनी है। पहला, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज सुधारना है। आप टूटी फूटी भी अगर अंग्रेजी बोलना जानते हैं, दिस दैट दोस्त फलना ढिमका, वो आप यहाँ प्रिपेयर कर लीजिए। इतना दिन आपको टाइम मिलता है एग्जाम देने के लिए, उस समय प्रिपेयर के लिए थोड़ा कम्युनिकेशन स्टाइल पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सुधर जाएगा, वहाँ जाने के बाद आपको पूरा सुधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ आप इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश बोलोगे, तो इंग्लिश के आपके फ्लो भी बन जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो वहाँ जाने के लिए 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल, आपको बॉडी लैंग्वेज सुधारनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे बिल्कुल शर्ट मोड़ लिए हैं लैब में, एकदम जा रहे हैं पहलवान बनकर, हम आ गए हैं बाबू साहब, ऐसा वहाँ नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, और आपको थ्योरी पे ध्यान देना है। आपको सिलेक्शन 100% होगा। होप सो मैंने सारी बातें आपको क्लियर करने की कोशिश की है इस लेक्चर में। फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन या डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैनेजमेंट की टीम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बेटर प्रिपरेशन के लिए रैंक प्लस द लर्निंग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।